नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले पेपर थर्ड को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी, कोशिका विज्ञान, जैव रसायन और सूक्ष्मदर्शिकी। पेपर थर्ड में अपन यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, सेल एंड सेल ऑर्गन, कोशिका और कोशिकाओं। तो देखते अपन सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेल की खोज किसने की, किसमें की और कब की गई। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कि अपना जो शरीर होगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका मिलेगी उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग मिलकर तंत्र और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका की जो खोज की थी सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसमें की? मठ कॉर्क में की। कॉर्क यानी जो पादप होगा उसका बाह्य आवरण या परत या छाल, तो उसको बोलते अपन मठ कॉर्क के अंदर देखा गया। जब इसका सेक्शन काटा तो इस मठ कॉर्क के अंदर जैसे मधुमक्खी के छत्ते में कोष्ठक पाए जाते हैं, वैसे कोष्ठक इसके अंदर दिखाई दिए गए। उसके बाद इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी। पहले कोशिका के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। किस कोशिका का बताया? मृत कौरक कोशिका में खोजा कोशिका को। कब खोजा? 1665 में। कौन सी पुस्तक लिखी गई? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद जो जीवित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहोक ने देखा। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने देखा। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को देखा। और जीवित कोशिका के रूप में एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने किसको देखा? जीवाणु को देखा। जीवाणु को पूछ लिया जाए कि जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका को देखा, जीवाणु कोशिका को देखा या जीवाणु को देखा। इसके बाद कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होगी। और कोशिका में कोशिकांग होंगे, उन कोशिकांगों का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे बोलते हैं ओस्ट्रिच का अंडा होता है। इसका व्यास 15 सेमी होगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेट लेवी, जिसका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है।
सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, जिसका लंबाई होगी इसकी 1 मीटर, 1 मीटर होती है तंत्रिका कोशिका की लंबाई। बात करें अपन पादप कोशिका की, सबसे लंबी पादप कोशिका एक कोशिकीय में एसिटाबुलिरिया शैवाल, एसिटाबुलिरिया शैवाल सबसे लंबी पादप कोशिका होगी एक कोशिकीय में। बहुकोशिकीय के अंदर बहुमेरिया निव्या की कोशिका सबसे लंबी पादप कोशिका होती है। तो ध्यान रखना आप, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेटेरी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, सबसे लंबी पादप कोशिका एक कोशिकीय की बात करें अपन तो एसिटाबुलिरिया शैवाल, बहुकोशिकीय में बहुमेरिया निव्या होती है। विजमेन जनन द्रव्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते, क्यों अमर होते हैं? क्योंकि इनमें कायिक द्रव्य प्लस जनन द्रव्य एक साथ पाया जाता है, इसलिए कोशिकीय जीव अमर होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, तो देखेंगे अपन दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होगी, दो प्रकार सेल्स पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पहले आई थी, आद्य थी अल्प विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो यानी पहले आने वाली, यूकैरियोटिक यानी कि सुविकसित या ससीम केंद्रकी कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उनमें केंद्रक अविकसित या अल्प विकसित होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगर बात करें दोनों की तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखते अपन जीवाणु, नीलर शैवाल और माइकोप्लाज्मा, इन तीनों को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पढ़ेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिका जो पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक, इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ससीम केंद्र की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब असीम केंद्र की कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित या अल्पविकसित केंद्रक पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो देखेंगे अपन सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी अपन जीवाणु कोशिका का अध्ययन करेंगे, जीवाणु कोशिका को पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी अपन जीवाणु कोशिका को देखेंगे। तो जो अपन ने डायग्राम बनाया है, जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका।
का डायग्राम है। तो देखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका को कि क्या क्या प्रेजेंट होगा कोशिका में, किस प्रकार की कोशिका होगी। तो इस कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रकार की अविकसित या अल्पविकसित कोशिका होती है, आद्य कोशिका होती है, और कोशिका में अल्पविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक एब्सेंट होता है, केंद्रक के स्थान पर केंद्र का न्यूक्लियोइड या जीनोफोर डीएनए पाया जाता है। इसमें केंद्रक की सीमाएं निश्चित नहीं होती, क्योंकि केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोशिका के आवरण कि कोशिका में कौन कौन से आवरण प्रेजेंट होंगे और क्या रूपांतरण होंगे। फिर बात करेंगे अपन कि कोशिका के जीवद्रव्य के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आवरण की। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो आवरण होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा। वो एक ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। एक ग्लाइकोकैलिक्स कठोर होगा तो इसे कैप्सूल कहेंगे अपन, अगर ढीला होगा तो इसको अवपंग परत कहते हैं। तो किसी कोशिका में किसी जीवाणु के अंदर कठोर होगा और किसी जीवाणु के अंदर ढीला होगा। सबसे बाहर की ओर जो आवरण प्रेजेंट होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, और इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ही जीवाणुओं में संक्रामकता पाई जाती है, या प्रतिरोधकता का लक्षण भी इसी आवरण की वजह से पाया जाता है। जो जीवाणु क्या करता है, बचाता है किसी भी, जैसे कि अपने शरीर के अंदर जैसे जीवाणु एंटर करेगा तो उसको अपने शरीर उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, यानी जीवाणु को नष्ट करना चाहेगी। तो जीवाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए यानी प्रतिरोधकता ग्लाइकोकैलिक्स प्रदान करता है। इसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की ओर होगा कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जीवाणु के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। पादप में किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। जंतु में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है और कवक में काइटिन की बनी होती है। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती है। कोशिका झिल्ली में अंतर्वलित होकर क्या बनाया, मीजोसोम। ये मीजोसोम पुट्टिका, पटलिका, नलिका रूपी हो सकते हैं, और मीजोसोम ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के समान। माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करेंगे मीजोसोम, यानी जो काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम करेगा वही काम यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोनों के फंक्शन सेम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, एंजाइम्स का निर्माण करता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, वही काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम करता है। तो इसके बाद कोशिका भित्ति जो होगी वो जीवाणु को एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं अपन रूपांतरण। तो आवरण में क्या पढ़ा अपन ने, सबसे बाहर की ओर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। एक कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती है, और ये मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। तो इसके बाद रूपांतरण देखेंगे अपन। तो रूपांतरण में कशाभिका, रोम और झालर पाए जाते हैं। कशाभिका के अंदर जो तंतुओं की व्यवस्था होगी वो 0+1 पाए जाते हैं, यानी कि एक तंतु पाया जाता है। कशाभिका का काम क्या हुआ, जीवाणु को गतिशीलता प्रदान करना है, गमन में सहायता करना। जीवाणु जो गमन करेगा वो कशाभिका के द्वारा करता है। और इस कशाभिका के पास में रोम पाए जाते हैं। ये रोम जो होंगे पीलिन प्रोटीन से बने होते हैं। पीलिन प्रोटीन से बनी हुई संरचना होगी। ये रोम लैंगिक व संक्रामक होते हैं, और इस रोम के पास झालर पाई जाएगी। जब जीवाणु पानी के अंदर या जलधारा में बहता हुआ रहेगा तो
चट्टानों से चिपकना हो या इसको पोषक पदार्थ प्राप्त करना हो तो चिपकने में सहायता करते हैं जालक, जो रोम के पास पाए जाते हैं। और इस कशाभिका का निर्माण 3 प्रकार की संरचनाओं से होगा। आधारीकण, हुक या अंकुश, और तीसरा होगा तंतु। आधारीकण है कि ब्लीडप्लेरोब्लास्ट, जहां से उत्पत्ति होगी कशाभिका की, जहां से उत्पत्ति होगी तो होगा आधारीकण। यानी जो हुक होगा ये आधारीकण और तंतु को कनेक्ट करेगा, यानी आधारीकण से तंतु को जो जोड़ेगा वो होगा हुक या अंकुश, और जो लास्ट में जो बाहर को निकला हुआ होगा उसे कहेंगे अपन तंतु। तो ये तीनों प्रकार की संरचना मिलकर कशाभिका का यानी फ्लैजिला का निर्माण करती है। केंद्रक के स्थान पर क्या होगा? केंद्रकाभ होगा, यानी केंद्रक के जैसा आभास होगा, केंद्रक नहीं होगा। इस केंद्रकाभ को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इस केंद्रकाभ में जो इसमें जो इसका आवेश होगा जिनोफोर डीएनए का आवेश ऋणावेश होगा। ऋणावेश क्यों? क्योंकि इसमें फोस्फेट पाया जाता है, इस फोस्फेट की वजह से ऋणावेश पाया जाता है। और इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए इसमें पॉली एमीन प्रोटीन पाए जाते हैं, पॉली एमीन प्रोटीन होगी। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ के अलावा अन्य डीएनए भी पाया जाता है, इसे प्लाज्मिड एपिसोम। ये प्लाज्मिड जो होगा ये प्लाज्मिड जीन स्थानांतरण में सहायता करता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता का लक्षण प्रदान करेगा जीवाणु को। एपिसोम डीएनए के खंड होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन गैस स्थितिका। ये गैस स्थितिका जीवाणु को तरणशीलता देने का गुण प्रदान करती है। इसके अलावा इनमें जीव द्रव्य के अंदर ही वर्णक पाए जाएंगे, वर्णक बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोविरिडी। बैक्टीरियोफिल जीवाणु को हरा रंग प्रदान करता है, जबकि बैक्टीरियोविरिडी जीवाणु को भूरा रंग प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। 17 राइबोसोम यानी कि राइबोसोम 2 उपिकाई से बना होगा, 30S और 50S उपिकाई से बना होता है। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 राइबोसोम पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S और 17S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का जो कार्य होगा मुख्य वो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का कार्य होगा। कहीं भी राइबोसोम आ जाए समझ लेना काम होगा प्रोटीन संश्लेषण करना। इसको 17S क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है श्वेतवर्ग इकाई। जब राइबोसोम को अपकेंद्रण यंत्र में डाला जाता है तो अपकेंद्र यंत्र गोल गोल घूमेगा, यानी 70 चक्कर लगाने के बाद राइबोसोम केंद्र में बैठ जाता है, इसलिए 17 राइबोसोम। अगर 80 चक्कर लगाने के बाद राइबोसोम पेंदे में बैठे, यानी उस अपकेंद्रण यंत्र में 80 चक्कर लगाने के बाद पेंदे में बैठे तो 80 राइबोसोम, 70 चक्कर लगाने के बाद बैठे तो 17 राइबोसोम। तो अपकेंद्रण के आधार पर इनको 17 और 80 राइबोसोम कहते हैं। और जीवाणु के अंदर जो संचित भोजन होगा वो साइटोप्लाज्म स्टार्च या ओलिगोन कण के रूप में पाया जाता है। पादप में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होगा, जबकि जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो ये बात हुई जीवाणु कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।